आपको अगली एक क्लास के अंदर सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आप क्लास 10th के अंदर आ गए हैं। आज मेरा सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडी है और जिसके अंदर पहले चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक है आज हम उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा जो पहला है वो रेलेवेंट है आपका हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से। आपको याद होगा कि आपने 9th क्लास के अंदर सेकंड लास्ट चैप्टर के अंदर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को आपने पढ़ा था। न्यू बुक के अकॉर्डिंगली आपने उसको चैप्टर सेकंड के अंदर आपने उसको डिस्कस किया है और उसका जो बेशतर हिस्सा है वो तकरीबन आपका 1947 से ऑनवर्ड आपने 1970 तक आपने उसको डिस्कस किया है। जबकि 1970 के अंदर लास्ट एक हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि कॉजेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की जो वजूहात है वो आपकी बुक के लास्ट टॉपिक के अंदर वो मौजूद थी। वहां तक आपका उसकी हिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की हमने उसको क्लास 9th के अंदर जो है डिस्कस किया है। अगला हमारा जो है वो ये है कि 1970 से लेकर ऑनवर्ड हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो 2020 तक हमने इसको डिस्कस करना है पाकिस्तान के अंदर के पाकिस्तान की हिस्ट्री 1970 से ऑनवर्ड इसके अंदर पॉलिटिकल फॉर्म्स के अंदर क्या-क्या चेंजेस आई और एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म के अंदर कितने यहाँ पर जो रूलर्स आए और उन्होंने कौन-कौन से ऐसे ऑर्डिनेंस थे जिनको पास किया, कौन-कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी जो हमारे पास आई, मार्शल लॉ कब लगा, कौन से हुक्मरान का ड्यूरेशन कितना रहा है, कौन सा हुक्मरान कितनी बार पाकिस्तान के अंदर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर जो है उसने अपना किरदार अदा किया, किस जो हमारे पास जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी हुकूमत कितनी बार पाकिस्तान के अंदर आई है, डेवलपमेंटल प्लान कौन-कौन से रहे हैं, 5 इयर्स के इकोनॉमिक प्लान कौन से हैं, हम इनको इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा जो पहला टॉपिक जिस तरीके से मैंने लिखा है कि मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ड्यूरिंग 1971 टू 1977 कि 1971 से लेकर 1977 तक मुआशी इस्लाहात के एतबार से इसके कौन-कौन से ऐसे अहम पहलू हैं कि जिनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडर थे एट दैट टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि मुल्क पाकिस्तान के एट दैट टाइम चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, तो उनकी बुनियाद पर क्या-क्या तब्दीलियां आई उनको हम आज यहाँ पर जो है उसको डिस्कस करेंगे हमारे पास। सो पहला हमारे पास याद रखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा जी हमारे पास ये डेट है 20 दिसंबर 1971 है कि जिसके अंदर एट दैट टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बीइंग द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर एट दैट टाइम जो है उन्होंने ओहदा संभाला था और उसके बाद मुल्क पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपने खिदमत पेश की। 20 दिसंबर बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू जो है वो बोर्ड के अंदर आ जाता है, सो आपने इसको याद रखना है। सेकंड आपने इसका डेजिग्नेशन जो है इसको याद रखना है उसमें से। दूसरा एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक अहम काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एट दैट टाइम किया था वो ये था कि नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन हम कहते हैं, कौमियाना भी कहते हैं, कौमी तहवील में लेना भी कहते हैं और उसमें लिया गया इंडस्ट्रीज को लिया गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसी हमारे पास आई थी कि पाकिस्तान के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो जो प्राइवेट फॉर्म में वो काम कर रही हैं उन सब को गवर्नमेंट अपनी कस्टडी के अंदर ले लेगी और जितने उसके अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के तौर पर काम भी करेंगे और उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की हैसियत से बेनिफिट्स भी उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इस सिचुएशन में ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी है और ये एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। पॉजिटिव इंपैक्ट इस वजह से है कि इसके अंदर हमने ये देखा कि जितने एम्प्लॉयज थे उनको गवर्नमेंटल फॉर्म के अंदर बेनिफिट्स भी मिले एंड एज अ परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर उन्होंने काम शुरू कर दिया इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर जो नेगेटिव हमारे पास ये था कि जब एम्प्लॉयज सिक्योर हो गए तो सिक्योर होने के बाद उनका जो पोटेंशियल है काम करने का वो डिक्रीज हो गया। सो मोरल उनका उस लेवल पर नहीं रहा जो एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हुए एक एम्प्लॉय का होता है। सो एक ड्रॉबैक इस हवाले से रहा है।
एक प्लस पॉइंट उसमें से ये था कि 60% एसेट्स एट दैट टाइम जो थे वो इंडस्ट्री के आप ये कह लें मोर देन 22 फैमिलीज के पास थे, यानी कि मुल्क पाकिस्तान का 60% सनदी एतबार से जो सरमाया है वो 22 खानदानों के पास था, और इसके साथ साथ 80% का जो इंश्योरेंस का जो बिजनेस है ये भी 22 फैमिलीज की बहुत ज्यादा फेमस उनके पास ही मौजूद था। सो जुल्फिकार अली भुट्टो ने एट दैट टाइम पॉजिटिव और एक रेवोल्यूशनरी जो स्टेप लिया था वो ये था कि जितनी इंडस्ट्रीज थी उन इंडस्ट्रीज का जो 60% का जो सिलसिला था वो सारे का सारा उन्होंने अपना गवर्नमेंट तहरीर के अंदर ले लिया। 80% इंश्योरेंस का जो बिजनेस था वो भी जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक नेशनलाइज उसको कर दिया, गवर्नमेंट ने अपनी कस्टडी के अंदर उसको ले लिया। लेकिन अब काम आगे क्या किया, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को कायम किया गया और उस कॉर्पोरेशन के तहत जितनी सारी बाकी इंडस्ट्रीज थी वो सारी उस अम्ब्रेला के अंदर ले आए ताकि एक सीक्वेंस के अंदर पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको डेवलप किया जा सके और उसको आगे बढ़ाया जा सके। इसी तरीके से इंश्योरेंस बिजनेस जो था, जितनी छोटी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज थी वो सारी के सारी एट दैट टाइम एक बड़ी इंश्योरेंस के नीचे ले आए। लाइक भाई जो आज भी हमारे यहाँ काम कर रही है स्टेट लाइफ, तो स्टेट लाइफ के नाम से एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी, उसके लिए जितनी बाकी सारी कंपनीज थी इंश्योरेंस की वो सारी उसके पैरामीटर्स के अंदर आ गई और उसकी बुनियाद पर मुल्क पाकिस्तान के अंदर बिजनेस एक यूनिक फॉर्म के अंदर इंडस्ट्रियल और इंश्योरेंस दोनों मूव होने लगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बैंक्स की नेशनलाइजेशन और इंश्योरेंस कंपनीज की नेशनलाइजेशन करने के हवाले से जुल्फिकार अली भुट्टो ने एट दैट टाइम एक ऑर्डिनेंस पास किया। ऑर्डिनेंस हम कहते हैं कि एक ऐसा कानून जो रिटन फॉर्म के अंदर हो जिसको पॉलिटिकली मुकम्मल तौर पर जो है वो फैसला किया जाए, काउंसलिंग के तहत, कमेटीज के तहत और पॉलिटिकल सपोर्ट की बुनियाद पर आगे उसको पास किया गया। हम आम से जुबान के अंदर ऑर्डिनेंस कहते हैं एक ऐसा नया लॉ जो कि नई पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से या रूलिंग पार्टीज की जानिब से पास किया जाए। सो बैंक्स को नेशनलाइजेशन करने के एतबार से और इंश्योरेंस कंपनीज की करने के एतबार से एक ऑर्डिनेंस जो पास किया गया था वो 2 जनवरी 1972 को वो पास किया गया है। ये डेट याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर भी अक्सर बोर्ड के अंदर आ जाती होती है। उसके बाद जितने बैंक्स थे उन सारे के सारे जो बैंक्स थे प्राइवेट फॉर्म के अंदर जो काम कर रहे थे उनको भी जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज किया है। इंश्योरेंस कंपनीज को भी नेशनलाइज किया है। सो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के अंदर हमारे पास ये एक मेजर पार्ट है जिसको किसी भी सूरत के अंदर नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। नो डाउट कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसके बाद एक और स्टेप भी लिया था जिसको हम नाम देते हैं कि लेबर रिफॉर्म्स का, कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने लेबर इस्लाहात भी बहुत सारी की हैं, लोकल लेवल पर, लोअर लेवल पर करने वाले जो काम है एट दैट टाइम उनके लिए बेटरमेंट भी की और उसके लिए जो न्यू लॉज और जो उन्होंने पास किए, जो नया ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किया वो भी एट दैट टाइम उसके जरिए से किया। लेकिन फिल वक्त हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनलाइजेशन तक का है क्योंकि नेशनलाइजेशन के अंदर जितनी इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स हैं उनके लिए हमारे पास जो एजेंडा था वो उनको नेशनलाइज करना था। उस नेशनलाइज करने की बुनियाद पर जितने एसेट्स थे वो सारे गवर्नमेंट के अंदर आ गए और जब गवर्नमेंट के अंदर आए तो इनिशियल स्टेप पे गवर्नमेंट को उनको पे करने में एक दिक्कत जरूर हुई है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के एसेट्स के अंदर बेपनाह इजाफा हुआ। इसकी बुनियाद पर इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क पाकिस्तान को मोरल बहुत ज्यादा अपग्रेड हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर बहुत बेटरमेंट क्रिएट हुई और वर्ल्ड बैंक के अंदर पाकिस्तान का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया। मार्केट के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेप्यूट है वो ज्यादा बेटर और एक पॉजिटिव इमेज जो है डेवलप हुआ और उस पॉजिटिव इमेज के डेवलप होने की जो बेसिक रीजन वो हमारे पास वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1971 के अंदर बीइंग चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जो है वो की थी। उसमें से तो हमने एक बात याद रखनी है, इसमें से एक हमने इस डेट को याद रखना है, दूसरा हमने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इस बात को याद रखना है कि डेजिग्नेशन जुल्फिकार
जुल्फिकार अली भुट्टो का चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का था। तीसरा हमारे पास जो एसेट्स थे इंडस्ट्रीज के वो 60% थे, तो इसकी परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको भी ध्यान में रखना है। चौथा हमारे पास 80% इंश्योरेंस का जो बिजनेस था हमने उसकी परसेंटेज को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद दो चीजें हमने ध्यान में रखनी है, एक हमारे पास जो बैंक्स हैं हमारे पास वो चीज इंपॉर्टेंट है, दूसरा हमारे पास इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की फील्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने ये देखना है कि ऑर्डिनेंस बेसिकली क्या होता है, जिसका मतलब ये है कि ऑर्डिनेंस से मुराद हम एक लॉ को कहते हैं, एक नया कानून को कहते हैं जो कि किसी भी रूलिंग पार्टी की बुनियाद से पास किया जाए और उसकी बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर की जानिब से उसके ऊपर सिग्नेचर किए जाए। उसके बाद हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास ऑर्डिनेंस की डेट है। सो ऑर्डिनेंस की डेट हमारे पास 2 जनवरी 1972 है, जब ऑर्डिनेंस है इसको पास किया गया था। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जुल्फिकार अली भुट्टो के पर्सपेक्टिव में पास होना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसकी रीजन ये थी कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया था और उस गैप अमीर और गरीब के दरमियान ये सिलसिला रहा, जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि अमीर से अमीरतर होता जा रहा था, गरीब से गरीबतर होता जा रहा था। तो इस गैप की बुनियाद पर जो चीजें बहुत सारी क्रिएट हो रही थी और वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम जिसमें से ऐसे थे कि जैसे हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी, इन्फ्लेशन का जो है सिलसिला बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था, पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इवन के क्राइम की जो रेशियो है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, आवाम मफलूकुल हाली का शिकार हो रही थी। सो इस बुनियाद पर इस गैप को खत्म करने के लिए जो काम और जो पॉजिटिव जो स्टेप्स इकोनॉमिक फील्ड के अंदर है जिनको लिया गया एट दैट टाइम, वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने एट दैट टाइम उनको स्टार्ट किया उसमें से। सो ये हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिलसिला है जिसको हमने देखा है। और नेक्स्ट अपने लेक्चर के साथ दोबारा जो है हम आपके पास आएंगे लेबर रिफॉर्म्स को डिस्कस करने के लिए। आज